देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के 8 बजे मैं दीपावली की शॉपिंग के बाद दुकान से निकला। मैं अपने मन ही मन बोलता हुआ, अरे यार आज तो काफ़ी देर हो गई है, आज तो घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाएंगे और भूख भी बहुत तेज से लगी हुई है। और फिर मैं पहुंचा सामने वाले हाईवे पर। मैं पंजाब के उस हाईवे का नाम तो नहीं जानता, मगर उस हाईवे पर एक चुप्पी ने उसे एक अलग ही संतोष में डाल रखा था। अभी मैं थोड़ा आगे ही गया कि अचानक से कोई बहुत ही स्पीड गाड़ी मेरे बेहद करीब से गुजरी। तभी एक बार फिर एक सफ़ेद गाड़ी आई और एक बार फिर मेरे बेहद पास से गुजर गई। यार कैसे लोग हैं, मानो हाईवे इनके बाप का हो। इतना बोलते हुए अभी मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस हाईवे पर सिर्फ वही 2 गाड़ियां गुजरी थीं और कोई भी गाड़ी या और कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। सच में एक और हैरान की बात थी, क्योंकि इतने बड़े हाईवे पर सिर्फ 2 गाड़ी का होना। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एक रोशनी नजर आ रही थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वहां पर एक ढाबा है। फिर क्या था, मैं उस ढाबे की तरफ चल पड़ा और फिर वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा और एक बहुत ही जवान सा लड़का खाना बना रहे थे। मैंने उन्हें खाना परोसने को कहा और उसके बाद मैं वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन मुझे हैरानी तो एक बार फिर से इस बात की हुई कि इतने बड़े ढाबे पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर मैंने मीट और चावल ऑर्डर किया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे दांत के नीचे फंस गई है। फिर जब मैंने उसे मुंह से बाहर निकाला तो फिर मेरा दिमाग एकदम से गर्म होने लगा। मैं गुस्से से तिल मिलाता हुआ उस ढाबे के लड़के के पास जाने लगा, क्योंकि वो मुझे किसी जानवर की हड्डी लग रही थी। मैं सीधा उसके पास जाकर उसे धक्का मारते हुए उससे बहस करने लगा। मैंने उससे कहा कि तुमने किस तरह का खाना भेजा है ये, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वह लड़का बोला, साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपको कोई जानवर की हड्डी नहीं खिलाई है। मगर मैं जानता था कि अभी अभी मैं जो लेकर आया था वह कुछ और नहीं बल्कि हड्डी थी। तभी वो बोला, साहब वो कोई जानवर की हड्डी नहीं है बल्कि इंसान की हड्डी थी। और इतना बोलकर वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया और मैं एकदम मानो एक मूर्ति की तरह वहीं पर जमसा गया था। अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा। फिर एक आवाज़ आई, तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, अब हम एक एक से बदला लेंगे। इतना बोलकर वह आवाज़ आनी अब बंद हो गई। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से अब डरा और सहमा मूर्ति की तरह खड़ा था। लेकिन इस बार जब मेरी नज़र उस ढाबे पर पड़ी तो मानो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी अच्छा ढाबा नहीं था। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा सा ही मुझे दिखाई दे रहा था। जहाँ पर मुझे पहले एक बहुत ही अच्छा और शानदार ढाबा दिख रहा था, तो वहीं पर अब मुझे एक पुराना खंडर सा मकान नजर आ रहा था। और अब मैं हाईवे के पास भी नहीं था। उस हाईवे से शायद अब मैं बहुत दूर आ चुका था। इस समय जिस जगह पर मैं था वहां पर सिर्फ अंधेरा को बयां करने वाला, सुनसान रात को जगाने वाला सन्नाटा था। अभी मैं उस अंधेरे में किसी तरह हड़बड़ाता हुआ इधर उधर चल रहा था। लेकिन तभी मुझे हाईवे पर एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वो हाईवे वहाँ से थोड़ी दूर तो था, लेकिन मैंने अपने फ़ोन के टॉर्च को ऑन किया और फिर उस तरफ निकल पड़ा। लेकिन तभी मुझे पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई पड़ी, उस्ताद जी कहाँ जा रहे हैं आप? लेकिन मैंने एक बार फिर पीछे नहीं पलट कर देखा और फिर वहाँ से चलते हुए सीधा हाईवे के पास पहुँच गया। जब मैं उस हाईवे के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, मानो वह ट्रक मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक जवान लड़का था जो कि ट्रक में बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी इस लड़के को कहीं पर तो देखा है। लेकिन आखिरकार मैं यही सब सोचते हुए उस ट्रक ड्राइवर के पास गया और बोला, भाई साहब पंजाब के आगे वाले गांव तक
आप मुझे छोड़ सकते हैं क्या? इस पर वो बोला, अरे उस्ताद जी आइए ना। मुझे ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी सुनी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर ट्रक में बैठ गया। अभी मैं ट्रक में बैठा ही था कि मुझे एक अलग ही प्रकार की बदबू आने लगी। वह बदबू इतनी भयानक थी जो मेरी नाक के अंदर घुस गई। तभी मैंने अपने मुंह को ट्रक के कांच के बाहर कर लिया, लेकिन तभी अचानक से वह शीशा ऊपर चढ़ने लगा। अब मेरे पास उस बदबू को सहने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि इस आदमी को यह नहीं मालूम था कि अभी अभी मैं किस खौफ के मंजर से गुजर रहा हूँ। अभी मैं उस ड्राइवर से बातें करते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी पता नहीं उसने ट्रक को किस मोड़ पर ले लिया। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम दक्ष बताया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यह नाम कहीं पर पढ़ा है। फिर मैंने दिमाग पर जोर देना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बैठा रहा। अब तो उस बदबू का आना भी बंद हो चुका था, जो कि एक संतोष की बात थी मुझे। मैं किसी तरह ट्रक में बैठा हुआ था। तभी मैंने उस ट्रक ड्राइवर से कहा, भाई साहब आप सिर्फ ट्रक ही चलाते हैं या फिर कुछ और भी काम करते हैं? तो उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उसने कहा कि मेरा ढाबा भी है। उसका ढाबे का नाम है दक्ष फूड सेंटर। इतना सुनते ही अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा कि आखिर यह कौन है। आज से लगभग 22 साल पहले वो ढाबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तभी ट्रक की स्पीड बहुत तेज होने लगी। मैं अभी भी पसीने से तरबतर होकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। ये वही नौजवान था जो मुझे उस ढाबे पर मिला था, यानी कि मेरी मौत। और तभी एकदम से उसका पूरा बदन बदलने लगा और फिर वह एक आग से जला हुआ इंसान अब बन चुका था। उसका पूरा शरीर आग से जल रहा था और तभी अचानक ही उसकी मुंडी चारों तरफ घूमने लगी। मैं उसे देखकर बुरी तरह से कांपने लगा। सच में वह नज़ारा बहुत ही डरावना और भयानक लग रहा था। जब मैं किसी भी तरह उस ट्रक से उतरना चाहता था, लेकिन मैं इसमें सक्षम नहीं था, क्योंकि जब मैं नीचे कूदना चाहता था तो दरवाज़ा पूरी तरीके से जाम हो चुका था और वह दरवाज़ा तो खुल ही नहीं पा रहा था। और ऊपर से अब उसका ये खौफनाक रूप। मगर मैं अपने आप को किसी भी तरह संभाले हुए था, लेकिन अब वह अपने खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मैं उसके सामने डरते और कांपते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी उस ड्राइवर ने ट्रक को एकदम से ब्रेक लगाया। मौका देखने के बाद मैं वहां से नीचे उतरकर भागने ही वाला था, लेकिन दरवाजा अभी भी बहुत ही मजबूती से ढका हुआ था। लेकिन अब अगर मैं ट्रक से नीचे नहीं उतर पाया तो मुझे मेरी मौत से भी सामना करना पड़ सकता था। यही सोचते हुए मैं ट्रक के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा, शायद दरवाजा खुल जाए। तभी एक आवाज़ जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया, अब तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। उसके बाद मैंने दरवाजे की जगह उसके कांच पर लात मारी तो कांच एक बार में ही टूट गया। फिर मैं सीधा उस कांच से बाहर कूद गया और नीचे कूदने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा तो उसे देखकर मेरा तो दिल ही दहल उठा, क्योंकि मैंने देखा कि वही बुढ़िया है जो मुझे इस ढाबे पर नजर आई थी। अब वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। जब मेरी नज़र पीछे की तरफ गई तो वह ट्रक अब उस जगह पर नहीं था, मगर वो आग में सना हुआ आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। अब वो दोनों मुझे घेर कर खड़े हो चुके थे। एक तरफ वह बूढ़ी दिखने वाली डरावनी चुड़ैल तो दूसरी तरफ वह आग से जला हुआ आदमी। अब धीरे धीरे उस औरत का बदन भी बदलने लगा और वह भी अब आग में लीन होने लगी। मैं ये देखकर चौंक गया कि आखिर इन दोनों के ही बदन पर आग क्यों चली है। तभी उस आदमी के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं किसी तरह वहां से बचाव करके दूसरी तरफ भाग पड़ा और शायद भगवान को भी मेरी मौत मंजूर नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले जिस हाईवे पर मुझे चारों तरफ सुनसान ही सुनसान नजर आ रहा था तो वहीं पर मुझे एक गाड़ी आती हुई नजर आई। उस गाड़ी की लाइटें मुझ पर थी
वह गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, मगर फिर भी मैं उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, क्योंकि वह दोनों मार तो मुझे वैसे भी देते। भगवान का साथ कहें या फिर मेरी किस्मत कहें कि उस गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर देने की बजाय गाड़ी को वहीं रोक लिया। गाड़ी के रुकते ही मैं भागकर गाड़ी में बैठ गया। मेरे गाड़ी में बैठते ही शायद वह ड्राइवर समझ चुका था कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, तो उसने गाड़ी की स्पीड तुरंत ही बढ़ा दी। अभी हम उस रास्ते को पार ही कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र पीछे की तरफ से कांच में पड़ी, तो मेरी आंखें अब खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वह दोनों बिल्कुल हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भागे आ रहे थे। लेकिन कुछ दूर आने के बाद वह दोनों एकदम से रुक गए। उसके बाद अचानक से उस आग से जली हुई औरत ने अपने आप को पहले तो सामान्य किया और फिर उसके बाद उस लड़के को अपने गले से लगा लिया। यह नज़ारा देखकर मेरी तो आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अभी अभी यह नज़ारा मुझे इतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे तो अपने आप ही अपने आंखों में आंसू बहने का सामना करना पड़ रहा था। मगर उन्हें देखकर आखिर क्यों मुझे शौक लग रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। फिर मैंने उस ड्राइवर को मेरे साथ घटे इस पूरी घटना का जिक्र किया, तो उसने बताया कि ये दोनों माँ बेटे हैं और कई साल पहले यह इसी हाईवे पर काम करते थे। इनका एक ढाबा था और वह ढाबा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इनका पाला कुछ भयानक गुंडों से पड़ गया। उन्होंने इन दोनों को ढाबे के साथ जलाकर राख कर दिया था। उनका बेटा एक ट्रक ड्राइवर भी था। उनका ट्रक अब पूरी तरीके से श्रापित बन चुका है। ऐसे में रात में वहाँ पर जाना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। कहते हैं कि रात में उन दोनों की आत्माएं वहीं पर घूमते फिरती हैं और जो भी उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है उसे वह मार देते हैं। उसके बाद तो मुझे भी खुद पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ कि अगर मैं उनसे बदतमीजी से पेश आने के अलावा अगर प्रेम से बात करता तो मेरे साथ यह बड़ा हादसा नहीं होता। उस दिन मेरी किस्मत की वजह से या फिर ऊपर वाले की कृपा से ही मेरी जान बच पाई, वरना मैं उन दोनों का शिकार बन जाता और मेरा भी किस्सा महज एक रहस्य बनकर रह जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।